तो वेलकम बैक। हम आ गए हैं फिर से आपके पास एक नया सीरीज़ लेकर के। ये सीरीज़ 2 है। पहला हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, उसको उतना डिटेल में नहीं कर पाया था मैंने, इसको पूरी डिटेल में मैं करूँगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं कितने वैष्णव पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में 4 वैष्णव पाए जाते हैं। मान लीजिए अगर ये मानव का हृदय है, ठीक है, इसको 4 भागों में 4 कोष्ठक में बांटेंगे। ठीक है, तो एक होगा जो दायां तरफ होगा दायां अलिंद और दायां नीले, और जो बायां तरफ होगा बायां अलिंद और बायां नीले। तो कुल मिला के 4 भाग हुए मानव हृदय के। ठीक है, चलिए अगला है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो देखिए कवक जो होते हैं ना, अगर कुछ मान लीजिए मर गया, ठीक है, उसके ऊपर कवक पनपते हैं और उसे ख़त्म करते हैं, अपशिष्टों का निपटारा करते हैं। तो कवक में जो पोषण की विधि पाई जाती है वो मृत जीवी पाई जाती है। ठीक है, उसका नेक्स्ट है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन के पचने की अगर हम बात करें तो भोजन का पाचन एक उपचयन अभिक्रिया है। तो क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। ठीक है, देखिए संयोजन अभिक्रिया कौन सी होती है। तो जब 2 कारक होते हैं और वो आपस में मिल जाते हैं उसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन क्या होता है कि देखिए मान लीजिए कि आपके पास है सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, NaCl आपके पास सोडियम क्लोराइड है और इसके साथ अगर पोटेशियम मिल जाए। ठीक है, आप जानते हैं पोटेशियम और सोडियम में पोटेशियम अधिक सक्रिय है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रिजल्ट ये बनेगा कि ये पोटेशियम Na को विस्थापित कर देगा। तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा KCl और प्लस में हो जाएगा हमारा ये सोडियम अलग हो जाएगा। सोडियम क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, यानी कि Na इधर आ गया। तो यहाँ से देखिए KCl प्लस Na, यानी कि सोडियम क्लोराइड के साथ अगर पोटेशियम की अभिक्रिया हुई तो सोडियम को अलग कर दिया, विस्थापित कर दिया। इसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि रक्त क्या है। रक्त क्या है, तो रक्त जो है ना एक उत्तक है। रक्त क्या है, उत्तक है। देखिए कोशिका और उत्तक में ये अंतर होता है कि अगर एक अकेला है तो ये कोशिका है। क्या है, ये कोशिका है। लेकिन कई सारे अगर मिल रहे हैं एक ही जगह, एक ही मतलब एक प्रकार की कई सारी कोशिका है, जैसे कि हमारा त्वचा है, त्वचा में एक ही कोशिकाएं कई जगह पर आकर के रही है। तो इस प्रकार का अगर संरचना बन रहा है, कोशिकाओं का अगर समूह बन रहा है जिसका कि एक काम करने वाला रचना और क्रिया दोनों समान है, उसको कहते हैं उत्तक। क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। ठीक है, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। ठीक है, पदार्थ क्या होता है, तो पदार्थ आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे पदार्थ के बारे में डिटेल से, जो कि कुछ स्थान घेरे और जिसका कुछ द्रव्यमान उसको पदार्थ कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग यानी कि हमारे शरीर में जो भी विषाक्त चीज़ें बनती है या अपशिष्ट चीज़ें होती है उसको हमारे शरीर से बाहर निकालना, उसको उत्सर्जन कहते हैं। तो देखिए अग्नाशय तो हमारे शरीर से कोई उत्सर्जन करता नहीं, आँख उत्सर्जन करता नहीं, तो वृक्क उत्सर्जन करता है। वृक्क किसका निर्माण करता है, किडनी को वृक्क कहते हैं। ये हमारे शरीर में मूत्र का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, मूत्र का निर्माण वृक्क करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अग्नाशय से क्या होता है, अग्नाशय हमारी एक पाचन ग्रंथियाँ हैं। जब मानव पाचन का टॉपिक आएगा इसमें तो फिर हम लोग अग्नाशय के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आँख से तो हम लोगों में भर भर के क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। फिजिक्स में दृष्टि दोष पूछा जाता है, कौन कौन सा होता है, निकट दृष्टि दोष, अवतल लेंस का इस्तेमाल, दूर दृष्टि दोष, उत्तल लेंस का इस्तेमाल। ठीक है, जरा दूरदर्शिता, बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल, ये सब इसमें आँख से रिलेटेड क्वेश्चन है। आँख में भी कई सारे क्वेश्चन जीव विज्ञान में भी बनते हैं। जैसे कि आँख की अगर संरचना की बात करें उसमें प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो प्रकाश की मात्रा को आँख में कौन नियंत्रित करता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है,
हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन इसका आंसर सही कमेंट करता है। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? देखिए, मनुष्य का श्वसन अंग है फेफड़ा, ठीक है। टिड्डे जो होते हैं वो ट्रैकिया से करते हैं, और गिल्स से करते हैं मछली। गिल से कौन करती है? मछली करती है। मछली का जो मुंह होता है उसके पास यहाँ पर एक गलफड़ा होता है, और उस गलफड़े में पाया जाता है गिल्स। गलफड़े के अंदर लाल कलर की ऐसी संरचना होती है, आप लोगों ने देखा होगा, मछली में पाई जाती है ऐसी संरचना, उसको गिल्स कहते हैं। वो क्या करता है? तो वो जल में घुले हुए ऑक्सीजन को छांट करके और मछली को प्रदान करता है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है, हमने भी बताया आपको, ठीक है। उसके बाद है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? देखिए, वाष्पोत्सर्जन जब पत्तियां पौधे की होती है इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाई जाती है पौधों की पत्तियों में। तो ये क्लोरोफिल में किसकी किसकी उपस्थिति होनी चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए? तो 4 चीज़ों की उपस्थिति होनी चाहिए। पहला क्या है? तो पहला है सूर्य प्रकाश होना चाहिए। दूसरा क्या है? क्लोरोफिल होना चाहिए। उसके बाद तीसरा क्या है? तीसरा ये है कि उस पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से वो ग्रहण करे। और चौथा क्या है? जल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जल होना चाहिए, ठीक है। कार्बन जो प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण का एक रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। आप ये सबको नोट करके अपने नोटबुक में रखा कीजिए, ठीक है। क्या होता है उसका सूत्र? तो 6CO2 प्लस 12H2O ये बनाता है C6H12O6, ये ग्लूकोज बनाता है। और प्लस में बनाता है 6 जल। कितना जल बनाता है? 6 जल बनाता है, और 6 ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है। तो ये ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं रक्षी कोशिका। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण से ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। हम लोग यहाँ पर लिखे थे C6H12O6, ठीक है, ये होता है प्राप्त। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षी कोशिका पाई जाती है। किसमें पाई जाती है रक्षी कोशिका? तो रक्षी कोशिका की अगर हम बात करें तो रक्षी कोशिका पाई जाती है जड़ों में, ठीक है, सॉरी पत्तियों में। किसमें पाई जाती है? पत्तियों में। रक्षी कोशिका पत्तियों में पाई जाती है। उसके बाद मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? अभी तुम लोग पढ़े हैं इसको, 4 कोष्ठक होते हैं, दयालिंद, बायालिंद, दयानिलय, बायानिलय। उसके बाद मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो मानव रक्त में यूरिया की मात्रा की बात करें 30 mg के आसपास यूरिया होती है। श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो इसमें से 80% ताप के रूप में निष्कासित हो जाती है श्वसन के दौरान, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि पौधों में वायवीय भागों में जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। वायवीय भागों में जल के निष्कर्ष की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो जल के निष्कर्ष की क्रिया की अगर हम बात करें इसमें वायवीय भागों में, तो इसको कहते हैं लोग वाष्पोत्सर्जन। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। पत्तियों द्वारा, पौधों की पत्तियों द्वारा जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण कर ली जाती है तो इससे जलवाष्प क्या क्या निकलते हैं? तो जलवाष्प निकलते हैं, यानी कि जल के फॉर्म में H2O, और प्लस में निकलते हैं O2। क्या निकलते हैं? O2। कितने H2O निकलते हैं? तो 6 H2O निकलते हैं और 6 O2 निकलते हैं। 6 जल और 6 ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की एक प्रक्रिया में। इसका रासायनिक समीकरण भी हम लोग पढ़े थे, C6H12O6, जो कि ग्लूकोज का भी एक सूत्र था, ठीक है। निषेचन क्या होता है? निषेचन जब मादा युग्मनज और नर युग्मनज आपस में मिल जाते हैं तो उससे अंडे का निर्माण होता है, उसको कहते हैं निषेचन। भ्रूण का निर्माण होता है, उसको निषेचन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह कौन प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? ऊर्जा का उत्पादन के लिए शरीर में श्वसन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? श्वसन की आवश्यकता होती है, ठीक है। पोषण क्या है? तो पोषण मानव में वृद्धि विकास जो होता है उसको कहते हैं पोषण। जैव प्रक्रम के चैप्टर का, यानी कि जो जैव प्रक्रम चैप्टर है उसी से पोषण आया है। पोषण को सामान्यतः मतलब जो शुरू में है उसको 2 भागों में बांटते हैं,
एक हो गया स्वपोषी और एक होता है परपोषी। स्वपोषी वे पौधे आते हैं इसमें जिसमें कि वो अपना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं। परपोषी लोग दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो सभी जीवों के लिए अनिवार्य की क्रिया है श्वसन। देखिए प्रकाश संश्लेषण सभी जीव नहीं करते हैं, सिर्फ स्वपोषी जीव ही प्रकाश संश्लेषण करते हैं। वाष्पोत्सर्जन लगभग सभी जीव करते हैं, वाष्पोत्सर्जन लगभग सभी जीव करते हैं। और चलन, चलन भी सभी जीव नहीं करते हैं। देखिए पेड़ पौधों में चलन की प्रक्रिया नहीं पाई जाती, लेकिन श्वसन जो है सभी जीव के लिए आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद है मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, लाल रक्त कण कहाँ पाए जाते हैं? हमारे रक्त में पाए जाते हैं लाल रक्त कण, श्वेत कर रक्त कण जिसको आरबीसी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी कहते हैं। आरबीसी में ही पाया जाता है हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन का वहन करते हैं। रक्त का रंग जो लाल होता है, रक्त का रंग जो लाल होता है वो किसके कारण होता है? तो हमारे शरीर में पाए जाने वाले, रक्त में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या करते हैं? तो ऑक्सीजन का वहन करते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, श्वेत रक्त कण हमारे शरीर में प्रतिरोधी क्षमता को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, वर्णिलवक, देखिए वर्णिलवक पौधों की पत्तियों के रंगों को बदलती है, जैसे कि फूल का रंग हो गया, पीला हो गया, नीला हो गया, ये सब तरह का रंग अलग अलग होता है ना, वो वर्णिलवक कहते हैं। और एक होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है? ये सिर्फ हरा रंग रखता है और ये प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? इसको कहते हैं अर्धपरागम्य झिल्ली। कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं? अर्धपरागम्य झिल्ली। ठीक है, झिल्ली क्या होता है? देखिए मान लीजिए कि एक कोशिका है, क्या है? एक कोशिका है। आप लोग मार्केट जाते होंगे ना, वहाँ से सब्जी वगैरह सब लाते होंगे। तो ये हो गया टमाटर, ये हो गया आलू, ये हो गया बैंगन, ये हो गया अलग कोई सब्जी, है ना। तो इस तरह से तमाम प्रकार की सब्जी होती है। आप उसको एक पॉलीथीन में भरते हैं और लेते आते हैं। देखिए ये जो पॉलीथीन काम कर रहा है, ये सब्जी को पकड़ करके रखने का काम कर रहा है, सबको एक साथ समेट करके रखने का काम कर रहा है। ठीक है, उसी प्रकार की किसी कोशिका में अनेक प्रकार के अलग अलग कोशिकांग होते हैं, जैसे कि केंद्रक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपका गोल्जी का हो गया, है ना, केंद्रिका हो गया। ये सब अनेक प्रकार के कोशिकांग होते हैं। वो कोशिकांग को जो एक झिल्ली नुमा संरचना होती है जो अपने अंदर उसको समेटे रखती है, उसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, ये जंतु कोशिका में पाई जाती है। और एक होती है कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका झिल्ली के ऊपर एक कठोर भाग होता है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति की अगर बात करें तो वो क्या करती है? तो कोशिका भित्ति अपने कोशिका को और अधिक मजबूत बनाती है। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो देखिए दही के जमने के लिए एक प्रकार की प्रक्रिया जो होती है उसको कहते हैं हम लोग, दही के जमने में उसके लिए होती है किण्वन की प्रक्रिया। ठीक है, तो देखिए उत्सर्जन क्या होता है? हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। इसके लिए 4 चीज़ें आवश्यक होती है, सूर्य प्रकाश, जल, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अपघटन क्या होता है? अपघटन क्या होता है? एक अपघटन होता है, एक उपचयन होता है। उपचयन के बारे में भी हम देखें कि हम लोगों का जो भोजन पचने की क्रिया होती है इसको उपचयन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे है मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में, ये देखिए क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गया नहीं, 4 वैष्णव पाए जाते हैं। मानव हृदय में कितने वैष्णव पाए जाते हैं? 4 वैष्णव पाए जाते हैं। कौन सा पादप हार्मोन बीजों और कलियों में निष्क्रियता को बढ़ावा देता है? बीजों और कलियों में निष्क्रियता को बढ़ावा कौन सा हार्मोन देता है? ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें कौन सा हार्मोन, तो एसिडिक हार्मोन। ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ऑक्सिन हार्मोन जो है ये पूछा जाना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन क्या काम करता है? आपने सुना होगा
कि पेड़ पौधों में या फिर लताओं में, जैसे कि एक मान लिया जाए कि कोई एक पेड़ है, उसमें बहुत छोटी छोटी भी फल फले हैं और ये फल अचानक उसको बढ़ाना है, बहुत जल्दी बढ़ाना है, ठीक है। या तो फिर आपने मुर्गी पालन देखा होगा ना, मुर्गी पालन में सॉरी मुर्गी पालन में इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, लेकिन देखिए ये सब गैर कानूनी तरीके से किया जाता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल होता क्या, पहले इसको देखते हैं। तो ऑक्सिन हार्मोन हमारे शरीर में अधिक हो जाने से हम उम्र से पहले बड़े हो जाते हैं। मतलब कि मान लिया जाए कि अगर हमारे शरीर में ऑक्सिन हार्मोन की मात्रा अगर ज़्यादा कर दी जाए तो हम रहेंगे 9, 10, 11 साल के और दिखेंगे 16 साल के जैसे, 16-17 साल के जैसे दिखेंगे और वास्तविक उम्र हमारा 11-12 साल ही होगी। मुर्गियाँ में इसका इस्तेमाल किया जाता है तो मुर्गी जल्दी बड़ी हो जाती है, ठीक है। ऐसे तो मुर्गियों को बढ़ने में 2-3 महीने का कम से कम समय लगता है, लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल करने से वो 40 से 45 दिनों के अंदर बड़ी हो जाती है मुर्गियाँ और उन्हें बेच दिया जाता है। तो मुर्गियों में मतलब ऑक्सिन हार्मोन का यही काम है, ठीक है। और इसका ज़्यादा सेवन करना हमारे लिए हानिकारक होता है। और ऑक्सिन हार्मोन का काम लताओं में किस प्रकार किया जाता है, तो लताओं में ऑक्सिन की सुई लगा दी जाती है और सुबह शाम में देखेंगे तो बहुत छोटी छोटी फलें होंगी और सुबह देखेंगे तो सारी फलें बड़ी हो गई होंगी और उसे तोड़ करके मार्केट में बेच दिया जाता है। उस ऑक्सिन का इस्तेमाल किया हुआ अगर हम लोग फल या सब्जी या फिर मुर्गे वगैरह सब कुछ भी खाते हैं तो उससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हम लोग समय से पहले बड़े दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। अब देखिए जड़ें होती है, जड़ें क्या होती है, धनात्मक भू आवृत्ति, ऋणात्मक भू आवृत्ति। ये क्या होता है, भू आवृत्ति क्या होता है, ठीक है। देखिए भू आवृत्ति मतलब होता है भूमि की ओर, तो धनात्मक अगर रहेगा तो वो भूमि की ओर बढ़ेगा। तो जड़ें जो होती है धनात्मक होती है, वो भूमि की ओर बढ़ती है, और जो तनाएं होती है वो ऋणात्मक होती है, भूमि से ऊपर उल्टा जाती है, ठीक है। तो ऋणात्मक और धनात्मक में आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों की जड़ों की जल के प्रति प्रतिक्रिया को कहा जाता है। जल के प्रति प्रतिक्रिया, जल का जहाँ शब्द आएगा ना तो वहाँ पर अक्सर आप देखिएगा हाइड्रो आता है, हाइड्रोटोपिज्म, ठीक है। फोटो आएगा तो ये प्रकाश की क्रिया कहेगी, क्या कहेगी, प्रकाश। इसको कहते हैं हाइड्रोफोटोप्रिज्म को जल आवर्ती, यानी कि जल की ओर, और फोटोप्रिज्म मतलब प्रकाश की ओर। तना जो होती है फोटोप्रिज्म होता है, कौन सा तना जो होता है ये क्या होता है, फोटोप्रिज्म होता है, और हाइड्रोप्रिज्म क्या होता है, जड़ें होती है, ठीक है। अगला है कि सूर्य के पथ के अनुसार सूरजमुखी की गति किसके कारण होती है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये किसके कारण होती है, तो ये होती है फोटोप्रिज्म के कारण, ठीक है, प्रकाशानुवर्तन गति के कारण। कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, तो कोशिका हार्मोन की अगर हम बात करें, पादप कोशिका विभाजन, अधिक कोशिका विभाजन होगा तो जल्दी जल्दी बढ़ेगा, ठीक है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को मदद करता है। ऑक्सिन के बारे में लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। एब्सिसिक एसिड ये पौधों की वृद्धि को कम कर देती है, ठीक है। पौधों में एब्सिसिक एसिड का मुख्य कार्य क्या होता है, वृद्धि को रोकना होता है, ठीक है। पौधों में परिपक्व पत्तियां और फलों का गिरना निम्नलिखित में से किस पदार्थ के कारण होती है, ये किसके कारण होती है, तो इसका जो कारण है वो है एब्सिसिक एसिड, ठीक है। पर्यावरण में कोई भी परिवर्तन किस तरह जिस पर जीव प्रतिक्रिया करता है उसे कहते हैं, तो उसे अगर हम कहते हैं तो उसे कहते हैं उत्तेजना, ठीक है। समन्वय मतलब होता है कि जैसा वातावरण है उसके साथ हम लोग ढलना, उसको कहते हैं समन्वय, ठीक है। प्रतिक्रिया पर्यावरण के प्रति वातावरण के प्रति जो हमारा बिहेव होता है, रिएक्शन होता है, उसको प्रतिक्रिया कहते हैं। और हार्मोन हमारे शरीर के वृद्धि, विकास और अन्य कई प्रकार की विकास को नियंत्रित करता है हमारे शरीर से संबंधित।
ठीक है। उसके बाद शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए संदेशों निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे तंत्रिकाएं कहेंगे। ठीक है। उसके बाद है 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 29 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र से, अरे सॉरी इसी को पढ़ दें। शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र को भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है उसे रिसेप्टर कहते हैं, जो कि तंत्रिकाएं का एक हिस्सा है। तंत्रिका तंत्र का क्या एक हिस्सा है। ठीक है। उसके बाद है न्यूरॉन के कोशिका शरीर पर सबसे लंबे फाइबर को क्या कहा जाता है। शरीर पर सबसे लंबे फाइबर और न्यूरॉन की कोशिका है उसको कहेंगे हम एक्सॉन। क्या कहेंगे? एक्सॉन कहेंगे। ठीक है। कौन सी तंत्रिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मांसपेशी कोशिकाओं की ओर आवेगों को संचरण करती है? तो आवेगों के संचरण की बात करें तो मोटर कोशिकाएं करती है। उसके बाद है आसन्न न्यूरॉन की एक जोड़ी के बीच में सूक्ष्म अंतर जिसके ऊपर तंत्रिका आवेग गुजरते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स। ये मान लीजिए कि तंत्रिका तंत्र का ये अंतिम छोर है। सिनेप्स के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। ये आगे का चित्र हम नहीं बनाए हैं, सिर्फ पीछे का चित्र तंत्रिका तंत्र का बना रहे हैं। ठीक है। थोड़ा गड़बड़ बनेगा है ना, क्योंकि पेन से तो हम बना नहीं रहे। ये है तंत्रिका तंत्र का एक चित्र। ठीक है। कुछ ऐसा होता है। और ये है दूसरी तंत्रिका तंत्र का पीछे से चित्र। ये है दूसरी तंत्रिका तंत्र का पीछे से चित्र। ठीक है। ऐसे ही थोड़ी होती है। थोड़ा गड़बड़ तो बने ही रहा है, लेकिन आप लोग समझिए, समझने से मतलब है। हाँ, फर्स्ट क्लास, क्या बात, बहुत बढ़िया चित्र। इस देखिए ये दो, एक तंत्रिका तंत्र ये है और इससे आवेगों का प्रवाह होता है। इसका प्रवाह होता है, ये तंत्रिका तंत्र है, मान लीजिए इसको ऐसे, सॉरी उल्टा हो गया। ये आवेगों का प्रवाह करेगा इधर से इधर, और ये फिर इस तंत्रिका उत्तक कोशिका का आवेग, और इसके पास जो नई आवेग आएगी, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर मच्छर काटा, ठीक है, और यहाँ पर कोई गर्म पदार्थ गिर गया, तो ये वाला जो आगे भेजेगा, ये भेजेगा यहाँ से इसको, ये यहाँ से भेजेगा इसको कि यहाँ पर मच्छर काट लिया, और ये भेजेगा इसको मच्छर काट लिया, और ये भेजेगा फिर आगे वाले को कि यहाँ पर मच्छर भी काटा है और ये गरम भी लगा है, दोनों का कोई गरम सामान सट गया है, तो इसको दोनों आवेग को मस्तिष्क के पास भेजेगा ये वाला आगे। फिर आगे जो क्रिया होगी उस तीनों इस तरह से मतलब आगे चैन की तरह बनते रहती है। तो ये जो बीच में गैप होता है ना, इस गैप में बहुत सारी जो चीज़ें भरी होती है उसको कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स। तो सिनेप्स के बारे में आप लोग जान गए। ठीक है। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, सॉरी आपको दिख नहीं रहा है, तो इसको छोटा कर देते हैं। हाँ, तो ये जो है इसमें क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो लुप्त पद बताइए। तो लुप्त पद क्या हो जाएगा हमारा, तो इसमें लुप्त पद देखते हैं क्या होता है। ठीक है, क्या है, सॉरी आवाज़ चला गया था। ठीक है, हमें पता नहीं चला। चलिए देखते हैं। तो लुप्त पद इसका क्या हो गया, रीढ़ की हड्डी हो गया। मस्तिष्क के बारे में बात कर रहे थे। तो मस्तिष्क जो होता है, मानव का जो कंट्रोल पूरा होता है वो यही खोपड़िया करता है। ठीक है, मानव के मस्तिष्क का संपूर्ण नियंत्रण यहाँ पर होता है। और कभी कभी मस्तिष्क हमारा कुछ और सोचने में रहता है व्यस्त, और तब तक के लिए तत्काल कंट्रोल ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को दे देती है, जो कि हमारे रीढ़ में पाया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड को जब नियंत्रण ये देती है, मस्तिष्क अपना उधर व्यस्त है, कुछ सोच रहा है मस्त,
तब तक में क्या होता है कि कोई पीछे से आकर के आपको करता है हु, तो हम लोग डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्पाइनल कोड जो होती है इसमें वो क्षमताएं नहीं होती जो क्षमताएं मस्तिष्क के पास होती है। ठीक है, ये उतना ही काम करता है जितना कि मस्तिष्क इसको करने के लिए कहता है। तो जैसे ही आप लोग वो करके पीछे से करेंगे और वो कुछ उधर सोच रहा है, हम लोग क्या होता है, डर जाते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद है कि मानव शरीर का सर्वोच्च समन्वय केंद्र कौन सा है? मानव शरीर के सर्वोच्च समन्वय केंद्र मस्तिष्क है। ठीक है, और कुछ समन्वय जो है रीढ़ की हड्डी में पाया जाने वाले स्पाइनल कॉर्ड पे भी निर्भर करता है। प्रमस्तिष्क का कुल मुख्य कार्य क्या है? प्रमस्तिष्क का मुख्य कार्य सोचना है। ठीक है, चलिए ये हमारा सीट ऑफलाइन वालों के लिए, ये ऑफलाइन वाला इसमें सेट देता है, मारता है रोज, अच्छा नंबर लाता है ना। चलिए आपको इधर का क्वेश्चन दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 कह रहा है कि शरीर की मुद्रा और संतुलन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो मुद्रा और संतुलन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसको किया जाता है सेरिबेलम के साथ। ठीक है, ये पोन्स है, मेडुला ऑब्लोंगाटा है, सेरेब्रम है, ये सब मस्तिष्क के भाग है। मस्तिष्क का एक सेपरेट वीडियो हम किसी दिन आप लोगों को बना करके प्रोवाइड कर देंगे। श्वास को मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो श्वास की बात करें तो श्वास को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है इस्तेमाल मेडुला ऑब्लोंगाटा का। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या करता है? तापमान के बारे में हमें बताता है। ठीक है, सेरिब्रम यादाश्त वगैरह सबके लिए होता है। तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग शरीर की प्रतिवर्ती गतिविधियों को नियंत्रित करता है? तो शरीर की प्रतिवर्ती गतिविधियों का अगर हम बात करें तो देखिए इसका किया जाता है रीढ़ की हड्डी द्वारा। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड हमारे शरीर में पीछे जो बैकबोन में एक हड्डी होती है, इसी में भरा होता है। और इसमें पता है, इसमें ब्रेन से हमारे बॉडी को कनेक्ट करने के लिए जितने भी तंत्र का आवेगों का गमन होता है वो सब इसी से जाता है। ये एक प्रकार का वायरिंग का पाइप है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करता है? अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करता है। तो देखिए अंतः और बाह्य की अगर दोनों प्रकार के अगर हम बात करें तो उसको वो करता है अग्नाशय। क्या करता है? अग्नाशय करता है। ठीक है, चलिए अगला है कि पहचान करें कि थायरॉक्सिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? थायरॉक्सिन के बारे में, थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल होती है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, जिसको हम लोग घेंघा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगर पूछे आपसे कि घेंघा रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है, तो घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। किस में सूजन आ जाने से? थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाने से। ठीक है, उसके बाद थायरॉक्सिन को थायराइड हार्मोन भी कहा जाता है। बिल्कुल भाई, थायराइड ग्रंथि अगर उसको स्रावित कर रहे हो थायरॉक्सिन को थायराइड भी कहेंगे। उसके बाद यह शरीर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के उपापचय को नियंत्रित करता है। उपापचय को नियंत्रित करता है, ये भी बात सही है। उसके बाद थायरॉक्सिन संश्लेषण के लिए आयरन की कोई आवश्यकता थायरॉक्सिन के लिए नहीं है। अगर ज़्यादा आवश्यकता है तो आयोडीन की है। ठीक है, उसके बाद कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का स्राव करती है? वृद्धि हार्मोन। ठीक है, वृद्धि हार्मोन जो स्रावित करता है वो करता है पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को अन्य नाम से जानते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। किस हार्मोन के स्राव से 10 से 12 वर्ष की आयु में शरीर में शारीरिक परिवर्तन होते हैं? ठीक है, इसका अगर हम होता है तो ये होता है वृषण के टेस्टोस्टेरोन और अंडाशय के एस्ट्रोजन से। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन वृषण से पाया था। ये पूछा जाता है कि इसमें नर युग्मक का हार्मोन कौन सा है, तो टेस्टोस्टेरोन, मादा युग्मक का एस्ट्रोजन। ठीक है, यहाँ पर ये है एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन सही है, लेकिन ये वृषण से होता है और ये अंडाशय से होता है, इसीलिए ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मधुमेह रोगी को किस हार्मोन की कमी से पीड़ित होना होता है? तो मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है। ब्लड में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है इंसुलिन, और जब ये इंसुलिन कम हो जाता है तो ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको कि हम लोग मधुमेह कहते हैं, शुगर भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि जोड़े में नहीं होती है?
जोड़े में नहीं होती। देखिए वृषण जो होता है जोड़े में होता है, अधिवृक्क जो होता है ये किस में होता है बताइए। अधिवृक्क जो होता है ये भी जोड़े में होता है, ठीक है। उसके बाद पिट्यूटरी ग्रंथि, सिर्फ एक ग्रंथि है, एक ही होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि क्या होती है, एक होती है, अंडाशय भी जोड़े में पाया जाता है। उसका बाद कायिक प्रवर्धन से तात्पर्य नए पौधों के निर्माण से है। किस किस का निर्माण होता है कायिक प्रवर्धन से, तो 45 में जड़, तना और पत्ती का निर्माण होता है कायिक प्रवर्धन से, ठीक है। फूल उसमें नहीं होते हैं, कायिक प्रवर्धन में फूल के कोई भाग नहीं होता और ना ही तो फल का कोई हिस्सा उसमें होता है। आलू में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तो आलू में जो कायिक प्रवर्धन होता है वो होता है तना कंद के द्वारा। किसके द्वारा, तना कंद के द्वारा। वनस्पति रूप से प्रवर्धित पौधे, वनस्पतिक रूप से प्रवर्धित पौधे जड़ें पैदा नहीं करते हैं या क्या करते हैं, तो जड़ें तो पैदा, देखिए अगर कोई भी पौधा है तो वो जड़ तो उसमें होगा ही, कली होगा ही। आनुवांशिक रूप से समान होते हैं, क्या होते हैं, आनुवांशिक रूप से समान होते हैं, ठीक है। शुक्र वाहिका के मार्ग में किस ग्रंथि का स्राव शुक्राणुओं के को पोषण प्रदान करता है, तो शुक्राणुओं को अगर पोषण प्रदान करने की हम बात करें, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है, कौन करता है, शुक्र पुटिकाएं, ठीक है। उसके बाद मनुष्य में भ्रूण को एक विशेष ऊतक की मदद से माँ के रक्त से पोषण मिलता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो कहते हैं उसको कहते हैं प्लेसेंटा। क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा रोग यौन संचारित रोग नहीं होता है, यौन संचारित रोग कौन सा नहीं है, हेपेटाइटिस एक यौन संचारित रोग नहीं है, सिफिलिस भी यौन संचारित रोग है, HIV तो एड्स के बारे में भी जो है ना, एड्स किस पर प्रभाव डालता है, तो ये हमारे शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसको बहुत ही खतरनाक तरीके से ये प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये हो गए टोटल 50 क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखिए अगर इस क्वेश्चन को आप PDF के फॉर्म में डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जा करके सर्च कर सकते हैं EVFI इंस्टीट्यूट, वहाँ पर ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आप लोग अभी देख रहे हैं EVFI इंस्टीट्यूट यूट्यूब पर ये वीडियो, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ऐसा पर डे 50 क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। जुड़िए और पर डे 50 क्वेश्चन का, अभी तो इसमें देखिए अभी इसमें सिर्फ आंसर और क्वेश्चन किया जा रहा है, सॉल्यूशन डिटेल नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा शेयर होगा उस हिसाब से हम मोटिवेट होंगे और इसका सॉल्यूशन बहुत डिटेल में देंगे आपको, ठीक है। पर डे 50 क्वेश्चन करेंगे तो आपके एग्ज़ाम आते आते ना आप लगभग अभी आपका कम से कम तो 60 दिन एग्ज़ाम में है, तो 60 और प्रत्येक दिन 50 क्वेश्चन, तो 60 गुना 50 अगर करते हैं तो आप 3000 क्वेश्चन को पढ़ चुके रहेंगे, 3000 क्वेश्चन। और 3000 क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें नहीं लगता है कि आपका ऑब्जेक्टिव छूटेगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।